करैक्टर्स देखने हैं एंजाइम्स के ना। क्या करैक्टर्स हो सकते हैं एक एंजाइम के ना? सबसे पहला करैक्टर क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का यहाँ पे क्या मीनिंग है? ग्लोबुलर प्रोटीन का मतलब क्या है? जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? 3D स्ट्रक्चर होगा। अब 3D का क्या मतलब होता है? ये तो आपको पता होता है, बेसिक सी चीज़ होती है। 3D किसे कहते हैं? 3 डायमेंशनल। किसे कहते हैं 3 डायमेंशनल? मैं अगर बात करूँ ना, ये डस्टर ये 3D है। ये क्या है? 3D है। 3D हम उसे कहते हैं जिसकी हाइट भी हो, उसकी थिकनेस भी हो, उसकी विड्थ भी हो। तीनों चीज़ों हम उसको 3D कहते हैं। तो एंजाइम का यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा होगा? 3D या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर? क्या होगा? टर्शरी स्ट्रक्चर होगा इसका। टर्शरी स्ट्रक्चर कब बनता है? जब तक सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। पीछे हमने प्रोटीन में पढ़ लिया कि टर्शरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और कौन कौन सी बॉन्डिंग रिक्वायर्ड होती है टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए। तो एंजाइम्स क्या होंगे? ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे, अमाइनो एसिड से मिलके बने होंगे। और क्या होगा इनका स्ट्रक्चर? कौन सा होगा? टर्शरी स्ट्रक्चर होगा। स्पीड अप करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को। ये क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल आप किसी भी रिएक्टेंट को ले लो, ए को ले लो, इसने इसको चेंज करना है किस चीज़ में? बी में चेंज करना है। अब एंजाइम इधर यहाँ पे आया है, इस तरह से फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम आया है, इसने क्या किया? जैसे इस रिएक्शन को स्पीड अप किया, स्पीड अप करके B+ ये खुद एंजाइम बन गया। क्या एंजाइम की कोई शेप चेंज होगी इसमें? नहीं होगी। एंजाइम क्या करेगा? जस्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा और खुद साइड पे हो जाएगा। खुद उसकी शेप चेंज नहीं होगी। जैसे उसकी शेप थी वैसे ही उसकी शेप रहेगी एंजाइम की। वो यही कह रहा है कि स्पीड अप करेगा रिएक्शन को विदाउट यूज्ड अप, खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? स्मॉल अमाउंट क्या करेगा? अगर थोड़ी सी अमाउंट में एंजाइम्स होंगे ना, थोड़ी सी अमाउंट में होंगे, तो वो क्या करेंगे? किसी भी रिएक्शन को क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है ना? थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर हम एंजाइम वजह क्या कि हमें सबस्ट्रेट देना पड़ेगा। अब हमें सबस्ट्रेट देना पड़ेगा। हमने एग्जांपल पीछे किसकी ली थी? स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। जैसे मैंने बात की थी, अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर एंजाइम इन्वॉल्व ना हो तो उसकी डाइजेशन में हमें कितना अरसा लगेगा? 1 ईयर, 1 साल लग जाएगा उसको डाइजेस्ट होते होते। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसके साथ मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड? वाटर के साथ, H2O के साथ मिलकर क्या बना रही थी? कार्बोनिक एसिड बना रही थी। अगर विदाउट कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम से वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाए तो कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? 200 मॉलिक्यूल पर आवर्स। अगर एंजाइम हम दे दें कार्बोनिक अनहाइड्रेज दे दें तो फिर क्या होगा? फिर 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितनी स्पीड बढ़ाई उसने? 10 मिलियन टाइम उसकी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। तो एंजाइम की यहाँ पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। क्या करेगा? स्पीड अप करेगा केमिकल रिएक्शंस को। ये हम पीछे सारा देख चुके हैं कि किस तरह से स्पीड अप करते हैं ना। तो स्मॉल अमाउंट, अगर थोड़ी सी अमाउंट में भी हमारे पास एंजाइम है, थोड़ी सी अमाउंट में है, तो किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट कर सकते हैं। शर्त क्या है कि हमें सबस्ट्रेट देना पड़ेंगी, हमें सबस्ट्रेट देनी पड़ेंगी, फिर वो उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। फिर उसका फोर्थ पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक होगा एंजाइम। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? अब देखो, मैं बात करता हूँ लाइपेज एंजाइम की। लाइपेज एंजाइम जस्ट जाके किस पे एक्ट करेगा? लिपिड्स पे। ये लिपिड्स के लिए ही लाइपेज बना हुआ है। लिपिड के अलावा किसी और पे जाके अटैक नहीं करेगा। ये नहीं कि प्रोटीन पे भी जाके अटैक कर दे, नहीं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोटीएज की। प्रोटीएज ये प्रोटीन पे जाके एक्ट करेगा। फिर अगर बात करें एमाइलेज, ये किस पे? कार्बोहाइड्रेट्स पे जाके अटैक करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स को जाके क्या करेगा? उसका रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। स्पेसिफिक है ना एंजाइम। लाइपेज जस्ट लिपिड पे एक्ट करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन पे एक्ट करेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करेगा। ये तो नहीं ना कि अमाइलेज जाके प्रोटीन पे भी जाके एक्ट कर रहा है, लिपिड पे भी जाके एक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए जो एंजाइम होंगे वो क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए जो एंजाइम होंगे वो क्या होंगे? स्पेसिफिक होंगे। अब एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। सेंसिटिव कैसे होते हैं? आपको पता है कि आपके
डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? माउथ, या बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, फिर उसके बाद एसोफिगस को छोड़ो स्टमक, स्टमक के बाद फिर आ जाता है इंटेस्टाइन। ये 3 मेन है। आपको पता है बक्कल कैविटी में पीएच कितनी होती है? बक्कल कैविटी की जो पीएच होती है वो होगी 6.8, तकरीबन न्यूट्रल के करीब करीब होगी। स्टमक में पीएच कितनी होगी आपको पता है? 1.8, हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। आपको पता है इंटेस्टाइन में पीएच कितनी होगी? 7.8, बेसिक में चला गया। अब देखो, जो बक्कल कैविटी का एंजाइम है ना, वो तकरीबन जो काम करेगा न्यूट्रल पीएच में काम करेगा। अगर इसको हम बेसिक या एसिडिक पीएच दे देना, उसमें वो काम ही नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं बात करूं स्टमक के एंजाइम, अगर स्टमक के एंजाइम की बात करूं, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करेगा। अगर मैं उसको बेसिक इन्वायरमेंट में दे दूं तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे। इसी तरह इंटेस्टाइन के। अब जो स्टमक का जो एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन, किस चीज़ पे? हाईली प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इवन अगर वो एंजाइम ऐसे ही एक्सक्रीट होता रहे ना, जब हम कहते हैं ना स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं तो अल्सर हो जाएगा आपको। स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं वो एसिडिक होती हैं। एसिडिक का क्या मतलब है? एसिड आपको किस चीज़ को रिलीज करवा रहा है? पेप्सिनोजिन को। सॉरी, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे एसिड के साथ वो बॉन्डिंग करता है, वो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, पेप्सिन में। जब पेप्सिन में चेंज हो जाता है, फिर वो प्रोटीन को ब्रेक करता है। जब आप हाईली स्पाइसी चीज़ें खाते हो और कंटिन्यूसली खाते हो, ये एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से आपके वो स्टमक की वॉल को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ तक? अब एंजाइम क्या है? स्पेसिफिक भी है, सेंसिटिव भी है। अब सेंसिटिव पीएच के सेंसिटिव भी है, टेम्परेचर के सेंसिटिव भी हैं। 37 आपकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, 37 से ज़रा इंक्रीज और डिक्रीज तो करके देखो। इंक्रीज करोगे ना, इंक्रीज करोगे तो एंजाइम फिर भी काम नहीं करेंगे, डिक्रीज करोगे तो फिर भी काम नहीं करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं क्यों नहीं काम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डज नॉट अफेक्ट नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट। आपको क्या लगता है कि एंजाइम ने जो एंड प्रोडक्ट की जो नेचर है, क्या उसको चेंज कर देगा? नहीं करेगा। उधर भी वो यही बात कर रहा है कि डज नॉट अफेक्ट नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट। ये क्या करेगा? जस्ट स्पीड अप करके साइड पे हो जाएगा। जो एंड प्रोडक्ट बन रही है, जो उसकी नेचर पहले से होगी वही नेचर होगी। ये नहीं कि उसकी नेचर को चेंज कर दे। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट बनी है कुछ और बना दे उसको, एंजाइम साथ क्या करे उसकी नेचर को चेंज कर दे। प्रोडक्ट की नेचर को एंजाइम कभी भी चेंज नहीं करेगा। फिर उसके बाद ये हमने पढ़ा हुआ है कोफैक्टर। एंजाइम कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। ये कोफैक्टर हमने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है और कोएंजाइम भी होता है। फिर हमने पढ़े हुए हैं ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। अगर कोफैक्टर टाइटली बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर लूजली बॉन्ड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल्स क्या थी? आयंस वगैरह, मेटल्स आयन वगैरह। और कोएंजाइम की एग्जांपल्स क्या थी? विटामिन्स वगैरह। विटामिन्स, ये सारी किसकी एग्जांपल थी? कोफैक्टर क्या होगा? नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ठीक है, ये भी हमने ना डिटेल में पढ़ा था। अब फॉर एग्जांपल ना, ये एंजाइम पढ़ा हुआ है, एंजाइम पढ़ा हुआ है। इस एंजाइम को हम क्या नाम दे देंगे? एपो एंजाइम। ये वो एंजाइम होगा, एपो एंजाइम, जिसको कोफैक्टर चाहिए होगा। वो एंजाइम जिसको कोफैक्टर रिक्वायर्ड होगा एक्टिवेशन के लिए, उस एंजाइम को हम क्या नाम दे देंगे? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। समझ आ रही है बात की? अब हमने बात की थी एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये अगर अटैच होके इस एंजाइम को क्या कर दे? एक्टिवेट कर दे, तो इस एंजाइम को हमने क्या नाम दे दिया था? होलो एंजाइम का नाम दे दिया था। समझ आइए बात? एंजाइम कौन कौन से हमने पढ़ा? एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होगा? जब उसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं होगा, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा।
जब उसके साथ हम कोफैक्टर अटैच कर देंगे, यहाँ पे कोफैक्टर अटैच हो जाएगा, ये कोफैक्टर ऐसे अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल हो जाएगा और इसको हम क्या नाम दे देंगे, होलो एंजाइम का नाम दे देंगे। कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। अब देखो ना, एंजाइम खुद तो प्रोटीन इन नेचर है ना, लेकिन उसे बाज़ औक़ात नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है जिसको हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। इसका तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है और उसको कम कैसे करता है एंजाइम। एंजाइम बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एंजाइम क्या करता है, बेसिकली उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। पीछे वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सबस्ट्रेट सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करता है, ये उसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। फिर उसके बाद एंड में पढ़ेंगे पेप्सिनोजिन। अब इस पेप्सिनोजिन कहाँ पे एंजाइम होता है, हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक में एंजाइम पड़ा होता है और इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कहाँ पे होता है, स्टमक में होगा और इनएक्टिव फॉर्म में होगा। अब होता क्या है, जब हम फूड खाते हैं ना, फूड खाते हैं, अब वो फूड कहाँ पे आ गई, HCl। अब देखो फूड खाई कहाँ पे आई, स्टमक के अंदर आ गई। जैसे स्टमक के अंदर आ गई ना, ये स्टमक है फॉर एग्जांपल, ये स्टमक है, ये स्टमक के अंदर आ गया ऐसे। अब स्टमक की लाइनिंग के ऊपर, लाइनिंग के ऊपर कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, ये म्यूकस की। ये म्यूकस की कवरिंग क्यों होती है, ताकि जो HCl बाहर जो HCl आया ना वो उसकी वॉल्स पे अटैक ना कर सके। एसिड है ना HCl, तो अब HCl रिलीज हुआ, जितना भी फूड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबको सारों को उसने क्या कर दिया, किल कर दिया। और यहाँ पे पेप्सिनोजिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा HCl पेप्सिनोजिन को, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म कौन सी है इसकी, पेप्सिन होती है। अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन पे एक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा। अब बात क्या लिखी हुई है उसने पेप्सिनोजिन के बारे में, इस पेप्सिनोजिन को जानबूझ के इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है क्योंकि ये हाईली प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। हमारा बॉडी का 50% ड्राइवेड प्रोटीन इन नेचर है। अगर इसको एक्टिव रखा जाए, ये तो हमारी स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे, हमारी स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाएगा। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, फिर इसको एक्टिवेट किया जाएगा, फिर ये जाके एक्ट करेगा, और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करेगा। अदरवाइज इसको पेप्सिनोजिन की फॉर्म में ही रखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुई है बात। बस लास्ट पढ़ लेते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या कौन से होते हैं। ये धूप सारी काम खराब कर रही है। कौन सी धूप, हाँ वो थोड़ा पॉइंट ना बंद करना पड़ेगा, चलें कोई बात नहीं। इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ये एंजाइम की अब हम क्या देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, उनकी लोकेशन। ये लोकेशन कौन सी लोकेशन होगी, जहाँ पे ये अपना क्या करेंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, वर्क परफॉर्म करेंगे, फंक्शन करेंगे। ये वो लोकेशन हम देख रहे हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम का क्या मतलब होगा, इंट्रा का मतलब विद इन, अगर सेल है, ये सेल है, ये सेल के अंदर काम करेंगे। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, इंट्रासेलुलर एंजाइम। अब होता क्या है, आप क्या खा लेते हो, कार्बोहाइड्रेट खा लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगी, ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ पे चली गई, ब्लड से होते हुए ये ग्लूकोज कहाँ पे चलेगी, आपके सेल के अंदर। क्या आ गई, अब ग्लूकोज आ गई। अब ग्लूकोज सेल के अंदर आ गई, तो यहाँ पे सेल के अंदर क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगी। ये क्या होगा, बेसिकली एक चेन रिएक्शन होगा, एक चेन रिएक्शन होगा जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस चीज़ में, पायरूवेट में। ये बेसिकली रिएक्शन होता कहाँ है, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ, सेल के अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एंजाइम कौन से हो जाएंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम हो जाएंगे। इन एंजाइम को हम क्या नाम दे देंगे, इंट्रासेलुलर एंजाइम।
एग्जाम्पल दो मुझे कोई इंट्रासेलुलर एंजाइम की। ये लेते हैं सर, ये पेप्सिडोन है। और ये इंट्रासेलुलर कहाँ हुआ? स्टमक के अंदर आके काम कर रहा है यार, ये इंट्रासेलुलर तो नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट या फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। आप देखो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। अच्छा आइसोमेरेज बस दे दो यार, इसको छोड़ो, आप यहाँ पे दो आइसोमेरेज। आइसोमर में चेंज करता है। आइसोमरेज का क्या काम है? आइसोमर में चेंज करता है। बेसिकली ना पहले ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाता है फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। अब ग्लूकोज क्या है? C6H12 वो 6 है, फ्रक्टोज क्या है? C6H12 वो 6 है। तो आइसोमर में चेंज किया तो कौन सा एंजाइम होगा? आइसोमेरेज। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कौन से होंगे? जो कहाँ पे आगे काम करेंगे? सेल के बाहर काम करेंगे, उनको एक्स्ट्रा सेलुलर। एग्जाम्पल ले लो, फंगस की ले लो यार, फंगस की ले लो। फंगल जो हाइफा होता है ना, हाइफा, वो क्या करता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डेड मटेरियल पड़ा हुआ है ये वाला, उसका हाइफा आएगा फंगस का। ये हाइफा ऐसे आके यहाँ पे एंजाइम को एक्सक्रीट करेगा इसके ऊपर। ये एंजाइम क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे फंगस के हाइफी से, बाहर निकल के उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। बॉडी से बाहर किया ना, आके बाहर किया ना, हाइफी ने पहले एंजाइम बाहर निकाले, उसको डाइजेस्ट किया, फिर उसको ऑब्जर्व कर लिया। आप इसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम कह देंगे। उसके बाद आप एंजाइम ले लो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेंक्रियाज जो एंजाइम एक्सक्रीट कर रहा है कहाँ पे आ रहा है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में आ रहे हैं। कौन कौन से एंजाइम हैं? लाइपेज लिपिड पे एक्ट करेगा, प्रोटीएज किस पे? प्रोटीन पे एक्ट करेगा, अमाइलेज किस पे? कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा। स्टमक में पेप्सिनोजिन, सेल के अंदर तो नहीं काम करना पेप्सिनोजिन, ये पेप्सिन आके सेल के अंदर काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना, स्टमक के इतना बड़ा सेल ऑर्गन है यार। तो इन एंजाइम को हम क्या नाम दे देंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। कवर हुआ ये? पढ़े नेक्स्ट या छोड़े? कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? नहीं है, ये कवर है। ठीक है, ये कैरेक्टर्स पढ़े हैं एंजाइम्स के, और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम देखें। कल हम देख लेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है।